जाता है और कुछ लोगों के नुकसान में उल्टा दिया जाता है। पनामा का केस आपने देखा कि पनामा के केस में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का बकायदा सुपरवाइजरी बेंच बना। उनका काम था केस की निगरानी करना और केस को आगे चलाना और ट्रायल कोर्ट की निगरानी खसूसी तौर पे करना कि ट्रायल कोर्ट जो है वो मुकदमे को कैसे आगे चला रहा है, किस पेस पे चला रहा है। और जब ऐसा होता है तो फिर ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज भी हुआ जाता है। और पनामा के केस में ट्रायल कोर्ट पे जो असरअंदाज हुआ जा रहा था वो मुलजिम के नुकसान में हुआ जा रहा था। यानी आला अदालतें मुलजिम के नुकसान में ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज हो रही थी। और सब ने देखा कि किस तरीके से सुपरवाइजरी जजेस ने अपना किरदार अदा किया और पनामा के पूरे केस को ना सिर्फ सुपरवाइज किया बल्कि आखिर तक उसकी पैरवी करते रहे। और कुछ मुल्जिमान होते हैं जिनको लाडलेपन का दर्जा हासिल है और वो लाडले माने भी जाते हैं, जाने भी जाते हैं, और उनके लिए ना आइन देखा जाता है, ना कानून देखा जाता है, ना दस्तूर देखा जाता है, ना रिवायात देखी जाती हैं। और हर कानून, हर दस्तूर, हर आइन को उनके फ़ायदे में इस्तेमाल करने के लिए तदबीरें बनाई जाती हैं। और ये बार बार साबित किया जाता है कि ये कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक है, कोई लाडला है जिसको कोई ना कोई फ़ायदा देना मकसूद है। तोशा खाना का जो मुकदमा है बुनियादी तौर पे वो बड़ा क्लियर कट एक चोरी का मुकदमा है जिसमें ना सिर्फ नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए, शहादतें आ गईं और ये बात साबित हो गई कि ना सिर्फ चोरी की गई है बल्कि जो असासे के तौर पे जाहिर करना होता है, कोई भी आपने चीज़ ली हो उसको, वो कहीं पे उसको जाहिर नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन में जो रिटर्न्स दाखिल होती हैं वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। और उसके बाद जो ख़रीदो फ़रोख्त जारी रही, यानी तहाइफ हासिल करके उनकी फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम, उसकी भी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। जो ओरिजिनल कंप्लेंट के अंदर जब डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया तो ये बात सामने रखी गई कि जो फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम थी उसको भी कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया और उसको भी छुपाया गया है। तो इंसान छुपाता उस चीज़ को है जिसमें कोई बात गलत हो, जिसमें कोई ना कोई अमल गैर कानूनी हो, जहाँ पे इंसान ने दावे तो रियासत मदीना के किए हों, मुस्लिम उम्मा के कॉज के दावे किए हों, मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का एक शख्स दावेदार हो, और फिर हकीकत ये निकले कि तहाइफ जो दोस्त ममालिक की तरफ से आए उनको बेच दिया जाए, उनको डिक्लेयर ना किया जाए और एक ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से बाकायदा एक व्यापार शुरू कर दिया जाए। तो ये बहुत कम होता है कि इस तरह तोशाखाना के तहत बहुत सारे हुक्मरान लेते हैं, उसके रूल्स बने हुए हैं। यादगार के तौर पे कोई भी दोस्त ममालिक का सरबरा आया है, उसने कोई तोहफ़ा दिया तो लोग ये समझते हैं कि यादगार के तौर पे, सूवेनियर के तौर पे, मोमेंटो के तौर पे किसी चीज़ को रिटेन कर लिया जाए, रख लिया जाए। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये डिबेट नहीं कि किसने कितने तहाइफ लिए कितने नहीं लिए। डिबेट ये है कि एक शख्स ने तहाइफ को अंडर वैल्यू करके ब्लैक मार्केट में बेचा और ब्लैक मार्केट में बेचने के साथ साथ जो रकम हासिल की वो ना सिर्फ अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाए बल्कि अपने अहले खाना के ज़ाती इस्तेमाल में वो आई।
और जो करोड़ों रुपए हासिल किए गए थे वो खा लिए गए। तोशा खाना का तोहफा इसलिए नहीं कि उसको बेचा जाए, ये नायाब चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं ना जिनकी आप कीमत नहीं लगा सकते। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में नायाब होती हैं। खाना काबा के मॉडल की डायल वाली जो घड़ी थी वो नायाब घड़ी थी, वो दुनिया में एक ही पीस था और वो उस पर उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। एक तो देने वाला एक दोस्त मुल्क का सरबराह है, वली अहद है। दूसरा वो चीज़ मेड टू ऑर्डर है, कस्टम मेड कहते हैं उसको, या मेड टू ऑर्डर कहते हैं कि ये स्पेशली कुछ अशखास के लिए बनाई जाती है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अगर कोई शख्स इसको ख़रीदना चाहेगा तो ख़रीद नहीं सकते क्योंकि उसकी मालियत कोई नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो तमाम तहाइफ लिए गए, ये इस मकसद से नहीं लिए गए थे कि इनको घर पे डिस्प्ले किया जाएगा, इनको बतौर सूवेनियर रिटेन किया जाएगा, बतौर यादगार रिटेन किया जाएगा, बल्कि ख़रीदो फ़रोख्त का एक बाज़ार जो था वो गर्म किया गया और बाकायदा एक व्यापार जिस तरह होता है, गिव एंड टेक होता है, ये तमाम तहाइफ उसी तरह ब्लैक और ब्लैक मार्केट में बिकने के साथ साथ इनको डिक्लेयर नहीं किया गया। जब इनको डिक्लेयर नहीं किया गया तो इनसे हासिल होने वाली रकम भी जो है वो भी डिक्लेयर नहीं थी। अब आज ऑनरेबल मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साहब और मुनीब साहब शायद अवेलेबल नहीं थे, वरना वो साथ बैठे होते। लगता है कि वो शहर से बाहर थे। और अब ये कहते रिजाल है कि जज नहीं मिल रहे साथ में। जैसी रिटायरमेंट करीब आती है लोग आंखें फेर लेते हैं, लोग किबला दुरुस्त कर लेते हैं, लोग आने वाले की आओ भगत करते हैं, जाने वाले को कोई नहीं पूछता। तो इस वक्त तो आपको पाकिस्तान के दौरे कर रहे होना चाहिए, मुख्तलिफ बार्स आपको बुलाएं, आपकी शान में फेयरवेल डिनर्स करें, मगर ये 15-20 दिन रह जाने के बावजूद, जो वर्किंग डेज हैं उसके रह जाने के बावजूद आपको अभी तक किसी ने फेयरवेल पे नहीं बुलाया और आप उन्हीं हरकतों पे उतर आए हैं जिसमें कानून और आइन को एक शख्स के लिए मुअत्तल किया जा रहा है, पैरों तले रोंदा जा रहा है और अपनी मर्जी के फैसले देने की कोशिश की जा रही है। जनाब सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया था इमरान खान को, तो उसके खिलाफ आपकी जो सियासी जमातों का जो इत्तेहाद है उन्होंने एक बड़ा वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था। तो क्या अभी जो गैर मामूली उनको सहूलियात दी जा रही है, या जिसको आप आउट ऑफ द वे आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने उनको सहूलियात दे रहे हैं और उनके इरादे आपको जाहिर किए हैं, तो क्या इसके खिलाफ कोई सियासी कोई ऐसा है कि आप क्या चाहती या आप कोई सुप्रीम कोर्ट के तहत दोबारा आने का कोई इम्कान? नहीं, देखें, शर्म किसी को एक दफ़ा दिलाई जा सकती है ना। रोज़ रोज़ किसी को आईना दिखाएं, शर्म दिलाएं। अब कोई शर्म ना खाता हो तो ये बाजार से तो नहीं मिलती कि ख़रीद के 2 पाव शर्म ला के किसी को लिफाफे में। तो शर्म तो एक ही दफ़ा दिलाई जा सकती है और आईना भी एक दफ़ा दिखाया जा सकता है। ये जो इश्क होता है ना, ये इंसान को फना कर देता है, इंसान आग में कूद जाता है, इंसान थल के सहराओं में फना हो जाता है। तो ये इश्क की कीमत जो है वो मैक्सिमम भी अदा करनी पड़े तो ये नज़र आ रहा है कि ये इश्क की कीमत अदा हो रही है। ये जो केस है तोशा खाना का, ये इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है और बाकी मामला उनके अपने हैं पीटीआई की। 26 करोड़ का मामले क्या भी मामला होता है, आप तोशा खाना उस मामले को देते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है? इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स के मामला में देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन ने पैदा नहीं किया। केस कहाँ से जन्म लिया केस ने? आपको मैं सिर्फ मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि केस की शुरुआत होती है जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली के पास एक रेफरेंस दायर करते हैं जिसको तोशा खाना रेफरेंस का नाम दिया गया। उस रेफरेंस की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत होती है और उस रेफरेंस की बुनियाद पे एक फैसला आता है जिसमें इमरान खान साहब को बतौर एमएनए नाअहल किया जाता है। उस रेफरेंस की बुनियाद पे ईसीपी एक क्रिमिनल कंप्लेंट सेशन इस्लामाबाद में फाइल करता है जो फाइनलिटी अटेन करता है और कन्विक्शन में रिजल्ट करता है। अगर हम रेफरेंस दायर ना करते तो ये केस नहीं होना था। अगर हम इसकी निशानदही ना करते, इस चोरी को ना पकड़ते, तो इलेक्शन कमीशन शायद ये केस ना कर पाता।
तो ये एक कानूनी एक प्रोसीजर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमने ये केस शुरू किया, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस केस पे आवाज़ उठाना ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। देखिए, ये एक कानूनी डिबेट है जिसके अंदर आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि जब मरदमशुमारी होगी तो हल्का बंदियाँ उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है और हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने पंजाब में नए अजला बनाए। वज़ीराबाद का नया ज़िला बना, तौसा का नया ज़िला बना, तलागंग का नया ज़िला बना, मुतअद्दिद नए अजला बनाए गए हैं। क्या पीटीआई को तब नहीं पता था कि नए ज़िले जब बनेंगे तो हल्का बंदियाँ भी वजूद में आएंगी? तब सियासी बुनियादों पे, अब हम उनको कबूल करते हैं, ये ज़िले बनने चाहिए थे इंतज़ामी बुनियादों पे, सियासी बुनियादों पे ज़िले बना दिए। तो ये तो सियासी जमात को ख्याल चाहिए था जो अजला पे अजला बनाई जा रही थी। तो ये एक आइनी रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी है। बतौर सियासी वर्कर मेरा ये मानना है कि इसको जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए और जितनी जल्दी होंगे उतना फ़ायदा है। तो मैं अगर हल्का बंदियाँ, क्योंकि एक आइनी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होनी चाहिए। जी जावेद सर। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। और पीपल्स पार्टी ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, कुछ सोच समझ के किया, कुछ सीखने के बाद किया, मगर उसके बाद हाज बना, उसके बाद एक शख्स के जलसे फैसिलिटेट हुए, एक शख्स को ऑल आउट सपोर्ट दी गई, दबाया गया, सजाएं दिलवाई गई। तो न्यूट्रलिटी तो वो होती है ना कि आप किसी की हिमायत ना करें। तो हम तो समझते हैं 2022 में कहा गया कि हम न्यूट्रल हो गए, हमने तो मान। क्या तरीके इंसाफ के सारे इलेक्टेबल्स देखें, राइट लेफ्ट जो खान साहब के लोग बैठे हैं, एक बंदा मुझे बता दे जो नजरियाती हो। हमने तो चले हमारे खाई ना फिल्टर हो गए, हमने 2 अदवार में हम हमारे वही। तो कल को ये वक्त आना है, मैं जो यहाँ बात करता हूँ ये कर्ज है तारीख का, ये उतारना पड़ता है मुझे। जेल भी इन अल्फाज की करनी है, ये तारीख का एक धारा है। किसी पे अच्छा वक्त है तो किसी पे बुरा वक्त। बिल्कुल इस बात को समझता हूँ, तारीख के तालिब इल्म के तौर पे, एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ उस तौर पे इस बात को समझता हूँ। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके फिरदौस आशिक से लेके फवाद साहब से लेके जितने लोग दाएं बाएं थे, क्या वो खुद ज्वाइन किए थे तरीके इंसाफ? क्या तरीके इंसाफ एक फितरी अमल के तौर पे सियासी जमात उभर के आई थी? क्या हमने जो 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम गुजरे हैं, क्या हमारे पास अब एक फितरी सियासी जमात मौजूद नहीं है? ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो आला कार बने थे और आज मुश्किल में। शिराजी साहब, बड़ा वैलिड लीगल पॉइंट है आपका। देखिए, दिल तो उनका करता होगा, मदर इन लॉ का भी दिल करता होगा, वो कहती भी होंगी उमर इसको रिहा कर दो। अब उमर पे है और राफिया पे है कि उमर और राफिया इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि राफिया को भी उतनी परेशानी है जितनी मदर इन लॉ को है। ये जिनसे साथ ऑडियो थी ना, राफिया मैं बड़ी परेशान हूँ, लाखों बंदा जलसे में आया है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलियाँ हैं, आप भूल गए। तो वो राफिया को भी परेशानी है, मदर इन लॉ को भी परेशानी है, उमर को भी परेशानी है। अब राफिया, उमर और मदर इन लॉ मिल के किस तरह निजात दिलाते हैं ये तो उन पे है। मगर साइफर के केस में कासिम के अब्बा 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पे हैं। अगर कल उमर, राफिया और मदर इन लॉ मिलके कहते हैं कि रिलीज़ कर दें, तो फिर क्या होगा? रिलीज़ नहीं हो सकेगा जो मेरा ख्याल है, क्योंकि 30 अगस्त तक तो वो साइफर के केस में वो पाबंद सलासिल हैं। जी,
नहीं देखिए, एक तो लीक ना मैंने कराया ना आपने कराया, और जो आप कंपनी की बात करें ना, देखें ये फौज को बदनाम करना बंद करें, खुदा खुदा का वास्ता। नहीं नहीं, एक सेकंड, मुझे पता ना, मेरी बात सुने ना, टॉक शो ना बनाए। आपने एक सवाल किया ना, आपने नहीं, फौज से मोहब्बत नहीं आपको ना, ये कंपनी, मेरी 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 अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें, टॉक शो ना करें। मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांग के आपसे आजाना मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, मेरा जवाब सुन लें। ये जो सोशल मीडिया पे कंपनी कंपनी करके फौज को बदनाम किया जाता है ना, मैं इस पे भी बात करना चाहता हूं। रोज कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। इसी कंपनी के बच्चे हैं जो सब हिलाली परचम में लिपटे हुए घर आते हैं, और जिनकी माएं, पता होता है बच्चा शहीद हुआ है, परचम को चूमती हैं, आंखों से लगाती हैं। ये भी इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। भाई वर्दी वालों का क्या कसूर है? डॉलरी जंगें, अब आप अंदाजा करें कि बेवकूफ कैसे लोगों को बनाया जा रहा है। डॉलरी जंगें, आखिरी डॉलर मिलिट्री एड में पाकिस्तान कब आया था, मुझे आप बता दें। मुशर्रफ दौर के बाद मिलिट्री एड में $1 पाकिस्तान आया, मुझे बता दें। ये कहना कि दहशतगर्दों को, मैं उस पर बात करना चाहता हूं, मैं आपका तफसीली जवाब दूंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा। मैं उस पर भी आ रहा हूं, जो आपने किया ना, आपने किया ना, मेरा जवाब ले लें। मैं ऑडियो लीज पे आ रहा हूं। नहीं नहीं, मैं एक सेकंड ना, क्योंकि अभी बात की ना कंपनी की, तो मैं, नहीं नहीं, वो उसने कंपनी की बात की ना, हाँ उस पे भी आता हूँ मैं, उस पे भी आता हूँ। आप नहीं नहीं, आपने कंपनी कहा ना, तो कंपनी टिकटॉक के ऊपर कंपनी जो मर्जी कह दे, वो मुझे पता है कंपनी किसको कहते हैं। मैं भी टिकटॉक पे लाख से ऊपर फॉलोअर है, मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूँ कि यहाँ पे आके बैठ गया और मुझे पता नहीं है कि आप कंपनी किसको कह रहे हैं। देखें, मेरा नजरियाती इख्तलाफ है इस बात पे कि आप, पिछली गवर्नमेंट ने टीटीपी को आबाद करवाया, आके आबाद करवाया। प्रो टीटीपी पॉलिसी उस खातून की वालदा की थी जो आज जेल में है, ये ना भूलें। और दहशतगर्दों के हाथों रोज ताबूत घरों में आते हैं। हिम्मत है उन लोगों की कि जिनके बच्चे सीनों पे गोलियां भी खा लेते हैं, जख्मी भी होते हैं, और वो परचम को फिर भी चूमते हैं। ये क्या जज्बा है? ये कहां से आता है ये जज्बा? और आप यहां पे कहते हैं जी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, और आप कहते हैं कि जी ये डॉलरी जंगे हैं। भाई आपके लीडर ने, आपकी वालदा की काबीना ने टीटीपी को वापस आबाद करवाया। और देखें, जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ की, गुजरांवाला के जलसे में क्या कहा, आज तक बिलो द बेल्ट हिट किया, मुझे बता दें। कहा कि न्यूट्रल होना हमारी डिमांड है। जिसने न्यूट्रलिटी आई हम खामोश हो गए। ये जमात जिस तरह बनी थी ना, इधर उधर से लोग तोड़ के, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, तो ये कुंबा को रातों रात फितरी अमल के तौर पे नहीं बना था। और वो मौजूद है लोग, आपको पता है जिन्होंने जोड़ा था। दूसरी बात, ऑडियोज के बारे में एक शख्स जिसका नाम काजी फाजीसा है, उसने मिन्नत की, उसके खिलाफ रेफरेंस बनाया उस कंपनी ने जिसके मौजूद इमरान न्याजी साहब थे और उनके कुछ रुफका और सहूलतकार थे। उन्होंने कहा कि उमर अताब बंदयाल साहब, ये ऑडियोज का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देखेंगे बाद में। तब तकब्बर था, गरूर था कुर्सी का। जब अपनी ऑडियोज आई हैं तो आज रो रहे हैं। तो बात ये है कि ऑडियोज कौन सा हैकर करता है, कहाँ से करता है, और आप जिन पे इल्ज़ाम धर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। काश उस वक्त काजी फाजीसा की इल्तजा सुन ली होती तो आज ये ऑडियोज वाला मामला ना होता। और आज मैं तोशा खाना पे बात करने आया हूँ, क्योंकि चोरी के लिए किसी ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, चोरी के लिए किसी डायरी की ज़रूरत नहीं है। चोरी एक साबित शुदा है और जिसमें रिलीफ देने के लिए लॉ की जगह मदर इन लॉ का सहारा लिया जा रहा है। नहीं, आप ये आपकी राय है मलाइन करना, या आप वाकई समझते मैंने मलाइन किया है? कैंपेन तो चल रही है। नहीं, कैंपेन देखें, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि उनकी फैमिली के लिंक्स हैं, कि वो जलसों में जाते हैं, वो बायस्ड हैं, उनको रिक्यूज़ करना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि वो मलाइन वाला लफ्ज़ गलत है मेरे हिसाब से। देखिए ना, मुझे हक हासिल है अपने ऊपर का। मैं ये समझता हूँ कि वाकई उनको रिक्यूज़ करना चाहिए, उनको ये केस ही नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनके लिंक साबित हैं। वो आए दिन उनको रिलीफ देने पे तुले होते हैं। थैंक यू।